ये जो एक संसार में ये बन गया है ना कि गुरु 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 गुरु, मतलब अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो जी मैं भी गुरु हूँ, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप भी गुरु हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु एक तत्व है। और ये तत्व आपके अंदर कब विराजमान होता है? ये तत्व आपके अंदर तब विराजमान होता है जब आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं जिससे आपने वो ज्ञान ग्रहण किया है। राहुल जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो बृहस्पति के साथ मिलके एक कुंडली में राजयोग बना सकते हैं? बृहस्पति से गिनने पर यदि चंद्रमा चौथे घर में है, सातवें घर में है, 10वें घर में है, या पहले उसी घर में है जिसमें बृहस्पति है, और यही स्थिति अगर नवांश के अंदर भी रिपीट हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में गज केसरी योग है। और जब कभी बृहस्पति या चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को लगेगी तो डेफिनेटली उस योग के अच्छे परिणाम इस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। तो बृहस्पति का कभी भी दृष्टि लगन पर हो, दशम भाव पर हो, लग्नेश पर हो, दशम भाव के स्वामी पर हो, तो ये प्लेसमेंट जो है बृहस्पति की, ये इंश्योर करती है कि आपके मान सम्मान पर जब भी कोई संकट आएगा तो बृहस्पति देव आपको, आपकी रक्षा जो है वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका, और आज के इस खास पॉडकास्ट में मेरे साथ आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, राहुल कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है व्यूअर्स में कि वो दोबारा दोबारा आप ही को सुनना चाहते हैं, और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम जुपिटर को डिस्कस करेंगे, बृहस्पति को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोला जाता है और बहुत लोग को सिर्फ पॉजिटिव साइड पता है, लेकिन आज मैं नेगेटिव भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम शक्तियों की बात करते हैं, जब हम एनर्जीज, पावर्स की बात करते हैं, तो बृहस्पति की पावर्स कैसी होती हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बृहस्पति देव, या जिनको हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं जी, इनको ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है जी। शुभ ग्रह की श्रेणी में इसलिए कि हमारे को जो ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या एक अलग क्षेत्र हुआ, ज्ञान एक अलग चीज है। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु के द्वारा ही होता है। और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट तो जो तत्व है, क्योंकि सभी कुछ तत्वों से बन के बना है, चाहे हमारे नवग्रह ही क्यों ना हो जी। और जब आप बृहस्पति देव की बात करते हो तो स्पेशली जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व जो है, वो बृहस्पति से ही जुड़ा हुआ है। और ये जो फील्ड है ओकल्ट का, इसमें जब व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बनना होता है, त्रिकालदर्शी मतलब जिसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों जो टाइम जोन है उनका आइडिया रहे जी। तो उसके लिए उसका स्पेस एलिमेंट सही होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहीं ना कहीं बृहस्पति की आवश्यकता व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, उसको अगर एक अच्छा जो है दृष्टा होना है तो उसके लिए भी बृहस्पति उतना ही आवश्यक है। एक और बात भी हमारे शास्त्रों में बृहस्पति के लिए कही गई है जी। कि गुरु का स्थान जो है वो कहीं ना कहीं देवताओं से भी ऊपर है। और शास्त्र इस बात को कहते हैं कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूठ जाए तो गुरु कहीं ना कहीं आपका संरक्षण फिर भी कर लेगा, लेकिन यदि गुरु कहीं आपसे रूठ गया तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आपका संरक्षण नहीं कर सकते। और ये बात जो है ये हर जगह, ये शास्त्रों में एक जगह नहीं कई जगह इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति ने गुरु की अवहेलना करी। और एक बात तो एक स्टोरी भी है जिसमें कि गुरु की जो है वो आज्ञा ना मानने के कारण स्वयं भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव जो है वो आदि गुरु हैं, उन्होंने ही हमें जो भिन्न भिन्न हमारे जो शास्त्र हैं, जैसे कि हमारा विज्ञान भैरव तंत्र हुआ या गुरु गीता हुई, और इस तरीके के बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जो स्वयं भगवान शिव ने ही एक गुरु बनकर जो है वो सृष्टि को दिए हैं जी। तो उनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं आपको गुरु का महत्व जो है वो अपने जीवन में बनाकर रखना है। फिर एक बात और आती है कि गुरु ग्रह को ना एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर माना है जन्म कुंडली के अंदर। अब हम इसके एक कहें इसके सिग्निफिकेंस को थोड़ा टेक्निकल
पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितने भी ज्योतिष में ग्रह हैं, ये सब ग्रह सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद है। हाँ जी। राइट। आप एक खगोलिक घटना अभी कुछ हाल फिलहाल हुई थी, करीबन 20-30 साल के अंतराल में ही, ये बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, और उसका जो वेग था वो इतना था कि मतलब अगर वो यहाँ पे अगर आता किसी भी तरीके से तो डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन बिकॉज जुपिटर का अपना ग्रेविटेशनल पुल इतना था कि अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसने उसको यहाँ पर नहीं आने दिया और उसको अपने पर खींच लिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम ने इस बात को समझा है। अब देखिए, जो हमें बताया गया है, जो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, ये बाकायदा नोटेड है, ये जो स्टेटमेंट है। तो ऐसा हुआ है। अब इस चीज को आप वहां जोड़िए और ज्योतिष से जोड़िए तो आपको कुछ चीजें जो है वो मैच होंगी। यानी कि वो एस्टेरॉइड कहाँ आ रहा था? अर्थ की तरफ। अर्थ पे कौन रह रहे हैं? आप लोग रह रहे हैं। तो ऐसा क्या है गुरु के अंदर या उस ग्रह में कि उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इतना है कि वो किसी खराब चीज को आपके पास नहीं आने देगा। इसीलिए चाहे आप किसी आध्यात्मिक शिक्षा का बात करें, चाहे आप ज्योतिष की शिक्षा की बात करें जी, तो जब आप कोई भी इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने चलते हैं और यदि आपके ऊपर गुरु का सानिध्य है, गुरु का हाथ आपके ऊपर है, तो अगर कोई त्रुटि भी आपके सीखने में या किसी भी चीज में रह जाती है तो वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी। आपके और उस त्रुटि के बीच में आपका गुरु जो है वो आपके ग्रेविटेशनल पुल बन के खड़ा हुआ है, और यदि कोई ऐसी चीज आती है तो गुरु स्वयं उसको अपने ऊपर लेगा। हाँ जी। और आप देखिए, इसका एक उदाहरण मैं और भी आपको दे सकता हूँ। जैसे लोग आपको मंत्र साधना करने के लिए बोलते हैं कि आप ये मंत्र जपिए, आप वो मंत्र जपिए, लेकिन मंत्र जप का भी देखिए महत्व कब बढ़ जाता है? जब आप कोई गुरु दीक्षित मंत्र लेते हैं, यानी कि एक गुरु है जिसने एक मंत्र को पहले ही साधा हुआ है। यानी कि साधना का अर्थ क्या है कि वो मंत्र जो है वो उस गुरु के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है। तो वो गुरु जब वो आप मंत्र आपको देता है, तो जिस मंत्र को करने में आपको करीबन साल भर लगा उसको इनिशिएट करने में, फिर उसको आगे चीज़ों को करने में, गुरु के देने से वो मंत्र जो है हार्डली आपने महीने या 2 महीने के अंदर वो अपनी जो पोटेंट जो उसमें पावर होती है मंत्र में, वो आपको दिखानी शुरू कर देगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरु। एंड इससे भी बड़ी चीज़ क्या है शिखा जी, जो समझने वाली बात है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस कि ये जो एक संसार में ये बन गया है ना कि गुरु 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 गुरु, मतलब अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो जी मैं भी गुरु हूँ, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप भी गुरु हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु इज एन एलिमेंट। गुरु एक तत्व है। ये समझने वाली चीज है। गुरु एक तत्व है, जैसे आकाश तत्व है ना, तो गुरु एक तत्व है। और ये तत्व आपके अंदर कब विराजमान होता है? ये तत्व आपके अंदर तब विराजमान होता है जब आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं जिससे आपने वो ज्ञान ग्रहण किया है। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप का कोई शिक्षक रहा है और आपने उससे सीखा है जी, और आप निरंतर उसका स्मरण, उसका चिंतन रखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसके कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द सिर्फ मेरे हैं, बाकी इसके अंदर से जो कुछ भी सार निकल रहा है वो मेरा नहीं है, तो यकीन मानिएगा आपने उस गुरु तत्व को अपने अंदर जागृत कर लिया है। अब जो वाणी यहाँ से आएगी वो वाणी कहीं और से होगी, आपसे नहीं होगी। उस वाणी को स्वयं वो आपके भीतर का गुरु तत्व जो है वो प्रकट करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर। थिंग है। सो जुपिटर इज नॉट अ प्लैनेट, जो नॉट अ पर्सन, लाइक हम कहने लगे गुरु है। और सबसे बड़ा जो गुरु है वो हमारे स्वयं हमारे भीतर बैठा है, हमारी आत्मा के रूप में। इसलिए हम कहते हैं ना कि कुछ भी ना सुनाई दे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो आपको हमेशा बढ़िया गाइड करेगी। तो दैट इज द गुरु सिटिंग इनसाइड। वो हमेशा सत्य होता है जी, हमेशा सत्य होता है। और यही कारण है कि गुरु को, जुपिटर को कुंडली का प्रोटेक्टर कहा गया है। यानी कि जन्म कुंडली में जो प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है सर्वप्रथम वो गुरु ही करता है, बृहस्पति करता है। और यही कार्य जो उसकी 2 दृष्टि है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि, वो करती है जी। राहुल जी, जैसे हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं जब बृहस्पति की, आपने इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, लेकिन हर ग्रह में कहीं ना कहीं एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। क्या बृहस्पति में नेगेटिव पॉइंट्स हैं? डेफिनेटली हैं जी, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ हमें ये सेंटेंस थोड़ा सा रिकरेक्ट करना पड़ेगा।
वो बृहस्पति देव के नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन बृहस्पति देव अगर किसी की कुंडली में नेगेटिवली एक्ट करेंगे तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे जी, दैट शुड बी द सब्जेक्ट राइट एक्चुअली। स्टेटमेंट। तो बृहस्पति तो देखिए एक साधु के समान है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक नदी में एक बिच्छू जा रहा था और साधु स्नान कर रहे थे। तो बिच्छू जो बह रहा था, तो साधु ने क्या किया, उठा के रखा उसको बिच्छू को। तो जब रखा तो उसको डंक मार लिया, वो फिर बह गया। अब फिर बहा तो फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा। तो अब किसी ने पूछा कि भाई आप इसको बह क्यों नहीं जाने देते? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर जो है वो उस व्यक्ति को दिया। उसने बोला ये बिच्छू होकर अपने जो एक गुण है उसका त्याग नहीं कर पा रहा, तो मैं एक साधु होकर अपने गुणों का त्याग कैसे कर दूं? तो जो बृहस्पति है वो एक साधु है, वो अपने गुणों का त्याग नहीं करता है। लेकिन जब आपकी जन्म कुंडली में वो नेगेटिवली एक्ट करेगा तो सर्वप्रथम ये आपको कृतज्ञहीन बनाएगा। यानी कि आप जो हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, अनग्रेटफुलनेस जी। सपोज मेरे से किसी ने कुछ सीखा और कल को वो उसी चीज से मान लो फायदा ले रहा है, उसी चीज को कर रहा है, लेकिन मेरे प्रति उसका जो भाव है वो कुछ और कह रहा है। वो बोल रहा है कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। आज की डेट में होता है ना, नेचुरली क्या होता है, हम जिससे सीखते हैं पहले हम उसी को ही आउटशाइन करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस जगत का सबसे पहला नियम यह है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। जो आपको जिसने बनाया है, जिस गुरु से आप, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो, ये बात बोल रहे हो, आप उसी को आउटशाइन करने चलते हो, तो यकीन मानिए आपने सबसे पहले अपना जो कार्यक्रम है वो आपने तैयार कर दिया है। आपको जब प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको प्रोटेक्शन कहीं प्राप्त नहीं होगी। स्वयं ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस ग्रह को खराब कर लिया है। कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। 100%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी ग्रेटफुल। तो सबसे पहले तो आपको वो ग्रेटफुल रहने की आर्ट जो है वो पता होनी चाहिए। और बृहस्पति देव एक और चीज करते हैं, जब ये कुंडली में बहुत नेगेटिवली एक्ट करते हैं तो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर रूइंड आइडियलिज्म हो जाता है। आइडियलिज्म का अर्थ क्या है कि नैतिकता का हनन हो जाता है जी। उस व्यक्ति को एथिक्स, मोरालिटी, इन सब से फिर कोई लेना देना नहीं रहता है। वो बोलता है कि ठीक है, मेरा काम जो है वो मेरा फायदा है, बाकी उसमें किसी का भी अहित होता हो, किसी का भी कुछ जाता हो, कि भाई मेरे को सबका नहीं पड़ा है, मेरे को अपना बेनिफिट पहले चाहिए, तब मैं दुनिया का सोचूंगा। किसी का फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं इसको कहेंगे। हाँ, बोल सकते हो। बिकॉज देखिए, जब सेल्फिश व्यक्ति होगा तो उसके अंदर वो लैक ऑफ आइडियलिज्म अपने आप आ ही जाएगा। बिकॉज वो आया अपने फायदे की सोचेगा, तो अपना फायदा करने के लिए उसको कुछ एथिक्स और मोरालिटी के प्रिंसिपल्स ब्रेक भी करने पड़ेंगे। जब करेगा तो डेफिनेटली वो चीज कार्य करेगी। तो बृहस्पति देव ऐसे ही कार्य करेंगे जब नेगेटिवली कार्य करते हैं। अब होता क्या है, अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाला है। बहुत जगह पर वर्णन दिए गए हैं कि बृहस्पति देव इस जगह पर थे तो इस व्यक्ति के साथ ये हुआ। ऐसे ही एक महाभारत का एक विषय आता है द्रौपदी चीरहरण का। जब द्रौपदी के साथ जो उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया भरी सभा के अंदर, लेकिन द्रौपदी के भी चार्ट में एक प्लैनेट जो है वो बहुत पावरफुली एक घर में बैठा था, जुपिटर, बृहस्पति देव इन 6th हाउस। तो इस शास्त्रों में लिखा भी है कि बृहस्पति छठे होने के कारण जो उसके सम्मान की जो रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की वो बृहस्पति छठे होने के कारण की। क्यों? अब समझते हैं यहाँ पे कि बृहस्पति कार्य कैसे करता है। बृहस्पति छठे घर में बैठा है, पंचम दृष्टि कौन से घर पे डाल रहा है? 10th हाउस पे। 10th हाउस किसका है? मान सम्मान जी। अभी मैंने क्या बताया कि बृहस्पति का जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर कोई तकलीफ आप पे आएगी तो पहले गुरु खड़े हैं। और आप देखिए कि भले जैसे एक बोलते हैं, एक नारी के लिए जो है, जो उसका गुरु होता है वो उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो उसका गुरु होता है। बट इन महाभारत आप क्लियरली ये देख सकते हैं, वो गुरु के रूप में जो भी उन्होंने अपनी गाइडेंस ली अपने विवाह से लेकर अंत तक, उसमें गाइडेंस के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो एट द टाइम व्हेन चीरहरण वाज हैपनिंग, उसी समय जो है वो उन्होंने बृहस्पति छठे होने के कारण उनके सम्मान की वहां पे रक्षा की। बिल्कुल राइट।
तो यही कार्य जो है वो बृहस्पति जन्म कुंडली में करता है। तो बृहस्पति का कभी भी दृष्टि लगन पर हो, दशम भाव पर हो, लग्नेश पर हो, दशम भाव के स्वामी पर हो, तो ये प्लेसमेंट जो है बृहस्पति की, ये इंश्योर करती है कि आपके मान सम्मान पर जब भी कोई संकट आएगा तो बृहस्पति देव आपको, आपकी रक्षा जो है वो करेंगे। क्योंकि दुनिया जो है वो मान सम्मान का कारक जो है वो मानती है सूर्य को। सूर्य मान सम्मान का कारक नहीं है, सूर्य कीर्ति का कारक है। यश, कीर्ति, इट्स लाइक फेम, ना, यश प्राप्त होगा, सम्मान, सम्मान, सम्मान इज जुपिटर। If you are well respected, means your Jupiter is good. If you are not well respected, Jupiter is bad. तो हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, हम कहते हैं ना कि भाई हमें कितना सम्मान मिलेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किसी को कितना सम्मान दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट जुपिटर इज। जुपिटर जहां भी बैठेगा, जिस घर को भी देखेगा, उस घर के सम्मान की वो रक्षा करेगा। For example, if in any female's chart, Jupiter is in 3rd house, right? तो तीसरे घर में किसी फीमेल के चार्ट में बृहस्पति आ गया, अब उस सप्तम भाव पर दृष्टि कर रहा है, पांचवी दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है। 7th हाउस एक फीमेल के लिए कौन होता है? उसका हस्बैंड होता है। हस्बैंड। तो अब ये क्या कर रहा है, ये बृहस्पति यहाँ बैठ के क्या कह रहा है कि ये जो फीमेल है, इसके चार्ट में जो बृहस्पति है वो इसके जो बेटर हाफ है, इसका जो हस्बैंड है, उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा। सिमिलरली अगर मेल के चार्ट में ये है, 3rd हाउस में है, लगन में है, 11th हाउस में है, तो वहां से भी ये 7th को देख रहा है, तो ये उसकी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करेगा। तो wherever that Jupiter aspect is falling, that place will be honored। हम कहते हैं ना ऑनर करते हैं इसको। तो जहां भी आपके बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, जिस जगह पर भी जाएगी, वो जगह ऑनर्ड हो जाएगी। इफ इट इज 9th हाउस, योर फादर विल बी ऑनर्ड। इफ इट इज 10th हाउस, यू इन योर प्रोफेशन विल बी ऑनर्ड। जी, आपको अपने कर्म कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। इफ इट इज फॉलिंग इन द 2nd हाउस, लाइक 2nd हाउस पर जुपिटर की दृष्टि जाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक I have my Jupiter in 6th house. So the 9th aspect is falling on the 2nd house. Yes. Right? Like my child is having 10th house Jupiter. So the 5th aspect is falling on the 2nd house. अब ऐसे ही किसी का 8वें घर में बृहस्पति हो गया, then 7th aspect is falling on the 2nd house. So what is 2nd house? 2nd house is कुटुंब. 2nd house is परिवार, कुटुंब, पूरा जो जी। तो it means कि ये व्यक्ति का कुटुंब जो है वो सम्मानित होगा, उसको सम्मान मिलेगा। दैट इज व्हाट जुपिटर इज सेइंग। तो जुपिटर सम्मान का कारक है, लेकिन अगेन एज आई सेड कि सम्मान मिलेगा, ये जन्म कुंडली कह रही है जी। लेकिन उस सम्मान को हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये हमारे अपने कर्मों पर भी निर्भर करेगा कि हमने अपने बृहस्पति को कितना मान सम्मान दिया है जी, या हमने अपने कर्मों से उसको कितना साध रखा है उस ग्रह को। दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्मा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली रोल प्ले कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का जुपिटर 7th हाउस में है, तो जुपिटर क्या कह रहा है आपको? सम्मान देने के लिए कह रहा है। किसको सम्मान देने के लिए कह रहा है? कौन होता है 7th हाउस में? आपका पार्टनर। पार्टनर। आपका जुपिटर 7th हाउस में है, आप अपने पार्टनर को सम्मान मत दीजिए, जुपिटर आपको रहने ही नहीं देगा सही। जुपिटर किसी का 6th हाउस में है, अगर वो एम्प्लॉयज को सम्मान नहीं दे रहा है, जो निचला तबका है उसको सम्मान नहीं दे रहा है, उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कहाँ से उसका जो डिग्निटी है वो मेंटेन रह पाएगी प्रोफेशन में? नहीं रहेगी। जुपिटर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन राहुल जी, जैसे हम ये नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आप अपने कर्मों से अपना बृहस्पति देव खराब कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन किस हद तक ये खराब हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जन्म कुंडली में हर ग्रह का जो कारक तत्व है उसके अकॉर्डिंग जब कार्य किया जाएगा तो उस ग्रह को बल मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बृहस्पति कैसा भी हो,
अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं, अगर आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं, तो बृहस्पति को बल आना ही आना है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो आएगा आएगा। बट वो कौन सी कंडीशन है जहां पे आदमी या तो सम्मान कर पाता है या नहीं कर पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब बृहस्पति कुछ ऐसे ग्रहों से घिर जाता है जो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के लिए अच्छे नहीं है, या नैसर्गिक रूप से जो अच्छे नहीं है, जैसे मंगल के साथ बृहस्पति अगर मंगल से पीड़ित हो जाए तो एक गुरु से द्वेष करवा सकता है, गुरु से लड़ाई करवा सकता है, ठीक है। अगर राहु के साथ है तो एक गुरु का अपमान आपके हाथों करा सकता है। अगर बृहस्पति राहु के साथ है तो ये गुरु का अपमान भी आपके द्वारा करवा सकता है। आप गुरु का अपमान करने के बहुत तरीके, या तो आप गुरु को डायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि आप अपने गुरु जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया आप उसी की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर राहु, राइट। और जुपिटर केतु में ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज जुपिटर केतु अपने आप में एक ब्लेस्ड योग है, अच्छा योग है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो आपको ये देखना है कि बृहस्पति नेगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आया है या नहीं आया। अगर आ गया है और नेगेटिव हाउसेस में वो प्लेस्ड है, 6 में प्लेस्ड है, 8th में प्लेस्ड है, 12 में प्लेस्ड है, और नेगेटिवली एस्पेक्ट हो गया प्लैनेट से, मंगल से नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको, राहु के साथ है वो, शनि का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये व्यक्ति गुरु के साथ में कोई ऐसा कार्य करे या इस तरीके का कोई नेगेटिव कार्य कर दे जिसके कारण इसको बाद में हानि जो है उठानी पड़े। ओके राहुल जी, अब कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके पास उनका चार्ट नहीं है, उनके पास उनकी कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, और उन्हें पता करना है कि उनका बृहस्पति उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। उनके शब्द सुनिए आप, उनके शब्द सुनिए। उनके शब्दों में यदि गहराई हुई तो उनका बृहस्पति अच्छा है, अगर शब्द खोखले हुए तो बृहस्पति अच्छा नहीं। और ऐसे ही अगर जिन लोगों के पास उनका चार्ट है और वो उसको पावरफुल करना चाहते हैं, अपने बृहस्पति को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपनी वो जो एनर्जीज हैं उनसे और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इशिका जी, ये जो दुनिया है ना, ये अब आज के समय में देश काल पात्र के हिसाब से बड़े कस्टमाइज्ड तरीके से काम कर रही है। जी, कस्टमाइज्ड तरीके से इसलिए कर रही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बृहस्पति वो ग्रह है जो हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम वैल्यू करते हैं, ये हमें जुपिटर से पता चलता है। जुपिटर रिप्रेजेंट्स द थिंग्स विच वी वैल्यू। जी, अब वैल्यू का जो पैरामीटर है वो कितना बदल गया। हो सकता है मेरे लिए जो वैल्यू है वो किताबों की हो, ज्ञान की हो सकता है आपके लिए वैल्यू जो है वो एक अच्छे घर की हो, अच्छे ऐशो आराम की हो। तो जो पैरामीटर्स हैं वो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन बहुत बदल गए हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि बृहस्पति का जो अपना गुण धर्म है वो सही गलत के ज्ञान का है, वो उचित अनुचित के चुनाव का है, वो एक ऐसे ज्ञान का है जो जीवन में आपको सदैव आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो यदि आप ज्ञान को वैल्यू कर रहे हैं, ज्ञान से जुड़े लोगों की वैल्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जुपिटर अच्छा होगा। और संगति, जैसा हमेशा हम बोलते हैं, संगत किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप अपने विचार जो है साझा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। जी। और आपको याद होगा जब बचपन में हमें छोटे होते हुए जब क्लासेस में एक बुक्स लगाई जाती थी तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था मोरल साइंस का। हाँ जी। तो मोरल साइंस की किताब होती थी, उसमें अलग अलग कहानियां होती थी, कोई बच्चे की कहानी है, वो किसी सपेरे की कहानी है, कुछ कुछ वो, ताकि हमें कुछ समझ सकें कि मोरल जो एथिक्स और मोरालिटी है उसकी वैल्यू क्या रहती है क्या नहीं रहती। तो वहीं से जुपिटर पर काम होना शुरू हो जाता था। आज की डेट में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें ऐड तो हो गई हैं, लेकिन जो चीज पहले रिक्वायर्ड थी उनके अंदर अब कमी आ गई है। तो दैट इज व्हाई जुपिटर इज मिसिंग समवेयर। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, वो सबको जानने वाली है कि जुपिटर और मरकरी में बहुत फर्क है। जैसे जो दुनिया है आज के समय में वो मरकरी से ज्यादा प्रभावित है, बिकॉज दुनिया इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, नॉलेज को इतनी वैल्यू नहीं करती, यकीन मानिए। और इसमें बहुत फाइन लाइन है। यस यस यस, डेफिनेटली। इंटेलिजेंस एंड विजडम ये बहुत अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंस कहती है
क्या करना है, विजडम कहता है करना है या नहीं करना है, हाँ, जरूरत है भी या नहीं है, या जस्ट भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो इंटेलिजेंस उसको ले तो लेगी कि भाई ठीक है मेरे पास बुद्धि है तो मैंने वो चीज ले ली, लेकिन विजडम कहेगा जरूरत है। अब यहीं पर हम आते हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज जो सुसाइड रेट्स हैं जो इतने हाई है, बड़े से बड़ा व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, बच्चा सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, उनके पास विजडम की कमी थी। उन्होंने इंटेलिजेंस के चलते कार्य कर तो लिया, लेकिन जब उस कार्य के बैड इंपैक्ट्स आए तो उनके पास वो विजडम नहीं बचा जिससे वो अपने को सेफगार्ड कर सके। हाँ। तो दैट इज वेयर जुपिटर कम्स इनटू पिक्चर। जी राहुल जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो बृहस्पति के साथ मिलके एक कुंडली में राजयोग बना सकते हैं? देखिए, बृहस्पति देव का जो एक बहुत चर्चित योग है जिसको सब लोग जानते हैं, दैट इज गज केसरी योग, जो कि बृहस्पति और चंद्रमा के मिलने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे से केंद्र में है, यानी कि बृहस्पति से गिनने पर यदि चंद्रमा चौथे घर में है, सातवें घर में है, 10वें घर में है, या पहले उसी घर में है जिसमें बृहस्पति है, और यही स्थिति अगर नवांश के अंदर भी रिपीट हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में गज केसरी योग है। और जब कभी बृहस्पति या चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को लगेगी तो डेफिनेटली उस योग के अच्छे परिणाम इस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। तो एक ये ऐसा योग है जो बृहस्पति के लिए सबसे बड़ा है। इसके अलावा एक और योग है जिसके बारे में बहुत कम जगह पर मेंशन किया गया है, दैट इज मुकुट योग। मुकुट मीन्स आपने देखा होगा क्राउन। तो जब चंद्रमा से बृहस्पति छठे या आठवें घर में हो जी, तो वो मुकुट योग बनता है। एंड एक और योग जो है अष्टलक्ष्मी योग, उसके अंदर भी बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट होती है, बिकॉज जब हम राहु को छठे घर में काउंट करते हैं लगन से, या फिर आप अपना चंद्र कुंडली से अगर काउंट करें और वो छठे घर में आए और बृहस्पति कहीं केंद्र में बैठकर दृष्ट करे उसको, तो अष्टलक्ष्मी योग बनाता है। इट मीन्स 8 टाइप ऑफ वेल्थ द पर्सन विल गेट। और इनके अलावा जो बृहस्पति का अपना फंक्शनल नेचर होता है लगन के हिसाब से, कि आप किस लगन में जन्मे हो, मेष लगन में जन्मे हो तो डेफिनेटली वो 9th लॉर्ड हो गया जी। तीसरे लगन में जन्मे हो तो वो दशम भाव का स्वामी हो गया। चौथे लगन में जन्मे हो तो वो आपका 9th लॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से लगन टू लगन फिर डिपेंड करता है कि बृहस्पति उस लगन के अनुसार एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह यदि है तो वो क्या केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ मिलकर किसी योग का निर्माण कर रहा है। यदि कर रहा है तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में उस व्यक्ति को शुभ फल अवश्य मिलेंगे। वो गारंटेड है, पक्का है, क्यों नहीं मिलेंगे जी, क्यों नहीं मिलेंगे। अगर लगन और नवांश मिलकर वो दोनों चीजें बता रहा है तो डेफिनेटली ये व्यक्ति को बृहस्पति की दशा में लाभ होगा, जरूर होगा। राहुल जी, बहुत से लोग होंगे जो बहुत से उपाय करते हैं और अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उपासनाएं, साधनाएं और कर्मों से भी बहुत लोग इसको खुश करते हैं। तो मैं आपसे अगर रेमेडीज जानना चाहूँ तो कौन सी रेमेडीज ज़्यादा पावरफुल होगी? क्या हम अपने कर्म सुधारें या हम उपासना और साधना और सिद्धियों में लगे? देखिए, सबसे पहले तो फिर वही बात आती है कि हमें बृहस्पति, हमने कहा बृहस्पति की रिक्वायरमेंट क्यों है कि यदि हम सिद्धि करने चले गए तो यदि हमारा बृहस्पति अच्छा हुआ तो हमें पहले ही बता देगा कि सिद्धि करने की हमें आवश्यकता है या नहीं। विजडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि किसी चीज को मांगने से पहले आपको क्या नहीं चाहिए उसका पता पहले होना चाहिए। क्या चाहिए से भी पहले जो नहीं चाहिए उसका पता होना चाहिए। यानी कि कहते हैं हम कि लर्न तो सब करना चाहते हैं, लर्न, लेकिन लर्न से भी बड़ी आर्ट जो है वो अनलर्न करना है जी, राइट। तो वो तभी हो पाएगा जब जुपिटर आपका स्ट्रांग है। और जुपिटर के लिए जैसे हमारे जो शास्त्र हैं उनमें अलग अलग तरीके के स्तोत्र हैं, वेद पाठ है, तो उसमें एक जगह आता है जहाँ मेंशन आता है सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम। जो आप लिंगाष्टकम जो पढ़ेंगे, जो शिवलिंग के ऊपर जो एक स्तुति है, उसके अंदर लिखा है साफ कि शिवलिंग वो है जिसका पूजन स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति करते हैं। और ऐसे ही बृहस्पतिश्वर महादेव
के रूप में जो एक शिवलिंग है वो जी। काशी के अंदर जो है आज भी विराजमान है, जहाँ पर खुद हजारों वर्ष बैठ के जो है वो बृहस्पति देव ने तपस्या कर कर उस शिवलिंग की जो है आराधना की है। और शिवलिंग की आराधना करने से ही प्रसन्न होकर जो है वो भगवान शिव ने बृहस्पति जी को जो है वो आशीर्वाद दिया था कि आप देवताओं के गुरुओं के रूप में पूजे जाएंगे। तो आप एक बात इससे हमें क्या समझ में आ रही है जी, कि बृहस्पति को गुरु बनाने वाला कौन? महादेव। महादेव। तो गुरु को, जिस व्यक्ति को हम गुरु बना रहे हैं, समझिएगा, हम जिस व्यक्ति को गुरु के रूप में पूज रहे हैं, उसे जिसने गुरु बनाया है वो कितना बड़ा गुरु है? बात समझ रहे हैं जी। यानी कि एक ऐसी कोई एंटिटी जिसने किसी व्यक्ति को गुरु की उपाधि दे दी कि तू गुरु है। हाँ। तो वो कौन है? वो तो आदि गुरु है। आदि गुरु। तो वो कौन है? वो महादेव है। इसलिए बृहस्पति को पावरफुल करने का श्रेष्ठ उपाय है महादेव की उपासना। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आप लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए, डेफिनेटली आपका जुपिटर जो अच्छा रहेगा और आपको जो है वो हेल्प जो है मिलती रहेगी। वैसे भी जन्म कुंडली के अंदर आप ये मान के चलिएगा, जिस भी जन्म कुंडली में बृहस्पति ने उस जन्म कुंडली को क्या बोलते हैं, ब्लेस किया है, प्रोटेक्ट किया है, तो उस कुंडली के अंदर किसका प्रोटेक्शन है? तो साक्षात महादेव का प्रोटेक्शन है। और जिस कुंडली को बुध ने संरक्षण दे रखा है जी, उस कुंडली में स्वयं नारायण का प्रोटेक्शन है। तो नारायण और महादेव ये दोनों चेतनाएं हैं, कॉन्शियसनेस है, ये एंटिटीज हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो बृहस्पति जो है स्वयं महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी बातें की और मेरा कॉन्सेप्ट आपने बृहस्पति को लेकर क्लियर कर दिया, और मैं इससे होप करती हूँ कि आप सबका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया, ये वीडियो कितना पसंद आया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूँ ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।